का आगाज करते हैं। कैफ 3 में हमारा लेक्चर नंबर आज 21 है। चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे 14, जो कि रिलेट करता है शेयर्स, इशू ऑफ शेयर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट से। राइज बुक के लिहाज से हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 और 2 है। आज हम स्टडी करेंगे इसमें शेयर कैपिटल एंड इट्स टाइप्स और शेयर्स एंड इट्स टाइप्स, और आईकैप की बुक का जो रेफरेंस है वो आपको लेक्चर प्लान से मिल जाएगा। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर का थीम डिस्कस कर लेते हैं कि ये चैप्टर बेसिकली है क्या, ओवरऑल किस चीज को डिस्कस करता है। हमने चैप्टर 12 में स्टडी किया था कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की कितनी क्लासेस हैं। उनमें से एक क्लास थी शेयर कैपिटल क्लास, कि अगर किसी भी कंपनी का शेयर कैपिटल है, कोई भी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है, तो उसके लिए शेयर कैपिटल क्लास लिखना लाजमी है मेमोरेंडम में। तो उस क्लास के बारे में हम डिटेल स्टडी करने जा रहे हैं। इन शॉर्ट ये जहन में रखिए कि ये जो पूरा चैप्टर है ये शेयर कैपिटल क्लास के ऊपर बेस कर रहा है, लेकिन इसके अलावा इसमें कुछ और कंसेप्ट्स भी डिस्कस होते हैं। जैसे अगर उसमें अल्टरेशन करनी है वो किस तरीके से होगी, या जब शेयर होल्डर्स पैसे दे देते हैं कंपनी को और कंपनी उनको शेयर इशू कर देती है, उसके बाद जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो शेयर होल्डर्स को जो डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है डिविडेंड की शक्ल में, उसके क्या रूल्स हैं। यानी ये चैप्टर बेसिकली 2 वे में काम कर रहा है। एक, शेयर होल्डर से कंपनी पैसे जा रहे हैं जब शेयर होल्डर शेयर खरीद रहे हैं, और फिर नेक्स्ट हिस्से में पार्ट में जाके हम देखेंगे कि कंपनी से शेयर होल्डर को भी पैसे जा रहे हैं, जो वो भी डिस्कस हो रहा है इसी चैप्टर में, यानी डिविडेंड्स की पेमेंट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर ए कंपनी। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर ए कंपनी का मतलब है अगर एक कंपनी को कभी भी पैसों की जरूरत पड़े तो उसके पास कितने सोर्सेज हैं पैसे इकट्ठे करने के लिए। कंपनी को आपको पता है बिजनेस करना, बिजनेस में पैसों की जरूरत होती रहती है। तो ऐसे डिफरेंट सोर्सेज हैं। 3 तरह के सोर्सेज होते हैं टोटल कंपनी के पास। 3 में से किसी भी एक तरीके से कंपनी पैसे ले सकती है, इकट्ठे कर सकती है। पहला तरीका क्या है, शेयर्स इशू किए जाए थ्रू शेयर कैपिटल। थ्रू शेयर कैपिटल फाइनेंस रेज करने का मतलब क्या है कि लोगों को कंपनी के शेयर्स इशू किए जाएं और जितने उन शेयर्स की वैल्यू है, फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, उस लिहाज से उनसे पैसे इकट्ठे कर लिए जाए। तो ये जो जिन लोगों को शेयर इशू किए जाते हैं ये शेयर होल्डर कहलाते हैं फिर, और नॉर्मली ये कंपनी के मालिक होते हैं। इनको प्रॉफिट में से हिस्सा मिलता है। दूसरी ऑप्शन है डिबेंचर्स इशू किए जाए। डिबेंचर्स भी जो इनका सिस्टम है, जो इनकी बजाहिर वर्किंग है, वो शेयर्स की तरह की है। फर्क सिर्फ ये है कि जब डिबेंचर्स इशू किए जाते हैं लोगों को और उनसे पैसे कलेक्ट किए जाते हैं, तो ये लोग बेसिकली कंपनी के ओनर नहीं बनते। इनको डिबेंचर होल्डर कहा जाता है, शेयर होल्डर्स नहीं कहा जाता। ये कंपनी के ओनर नहीं होते। इन्हें कंपनी के प्रॉफिट में से हिस्सा नहीं मिलता, इन्हें डिविडेंड नहीं मिलता। फिर इन्हें क्या मिलता है, इन्हें हर पीरियड के बाद जो भी एग्री होता है, 3 महीने, 6 महीने या साल के बाद, इन्हें फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। यानी इनको डिबेंचर होल्डर्स को पीरियोडिकली इंटरेस्ट रीपे होगा, इंटरेस्ट की पेमेंट होगी और वो फिक्स्ड अमाउंट होगी। जबकि शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट में से हिस्सा मिलेगा, डिविडेंड, और वो फिक्स नहीं होता। प्रॉफिट ज्यादा हो डिविडेंड ज्यादा होता है, प्रॉफिट कम हो डिविडेंड कम मिलता है। ये कंपनी के मालिक है और ये कंपनी के मालिक नहीं है। शेयर्स इररिडीमेबल होते हैं। इररिडीमेबल का मतलब ये कि अगर मैंने कंपनी से शेयर्स खरीदे तो मैं कंपनी को शेयर वापस नहीं कर सकता। इररिडीमेबल का मतलब नॉट रिटर्नेबल। मैं कंपनी को शेयर वापस नहीं कर सकता। हाँ, मैं आगे किसी और पार्टी को देख के उसको सेल कर सकता हूं, कंपनी को वापस नहीं कर सकता। यह है शेयर इररिडीमेबल। डिबेंचर्स रिडीमेबल होते हैं, यानी ये नॉर्मली डिबेंचर्स के ऊपर पीरियड लिखा होता है, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 1 साल, 2 साल। तो जो भी पीरियड लिखा है उसके बाद डिबेंचर होल्डर्स कंपनी के पास ये डिबेंचर लेके आते हैं। कंपनी इन डिबेंचर्स को अपने पास रख लेती है और जो भी अमाउंट होती है डिबेंचर्स की, जितने पैसे शुरू में लिए थे, वो उनको रीपे कर देती है। तो डिबेंचर्स रिडीमेबल हैं, शेयर्स रिडीमेबल नहीं है या इरिडीमेबल है। तीसरा मेथड है लोन।
लोन में नॉर्मली जनरल पब्लिक से नहीं बल्कि कुछ बैंक्स वगैरह से पैसे लिए जाते हैं, और इसमें कोई पीस ऑफ पेपर इशू नहीं किया। शेयर कैपिटल के केस में भी पीस ऑफ पेपर इशू किया जाता है, उसे शेयर्स कहते हैं। डिबेंचर्स में भी पीस ऑफ पेपर इशू किया जाता है, उसे डिबेंचर्स कहते हैं। लेकिन जब लोन लिया जाता है किसी से तो कोई कंपनी पीस ऑफ पेपर इशू नहीं करती, बल्कि एक एग्रीमेंट होता है, लोन एग्रीमेंट होता है। उस एग्रीमेंट के ऊपर सारी टर्म्स एंड कंडीशन तय पाती है। ये लोन नॉर्मली लिया जाता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी बैंक से, लेकिन कुछ केसेस में जब ज्यादा प्रॉब्लम आ जाए तो जो डायरेक्टर्स हैं कंपनी के या मेजर शेयर होल्डर्स हैं वो भी कंपनी को लोन दे सकते हैं। तो ये लोन बेसिकली एग्रीमेंट, लेकिन ज्यादातर बैंक से लोन लिया जाता है। ये लोन एग्रीमेंट के थ्रू लिया जाता है। शेयर्स और डिबेंचर्स, इन दोनों का एक कंबाइन नेम है जिसे कहते हैं सिक्योरिटीज। जो लफ्ज आपने इससे पहले भी पढ़ा हुआ सिक्योरिटी, याद रखिए हमारे लॉ में लफ्ज सिक्योरिटीज के दो मतलब हैं, दो लफ्ज हैं इसे। एक है सिक्योरिटी सिंगुलर फॉर्म, एक है सिक्योरिटीज प्लूरल फॉर्म। सिक्योरिटी जो सिंगुलर फॉर्म है इसका मतलब है जमानत के तौर पे कोई चीज रखवाना। जैसे आप किसी से लोन ले, वो कहे भाई सिक्योरिटी के तौर पे कोई चीज रखवाओ, जमानत के तौर पे कोई चीज रखवाओ, सिक्योर। लेकिन जो प्लूरल फॉर्म है सिक्योरिटीज, SECURITIES सिक्योरिटीज, इसका मतलब है शेयर्स एंड डिबेंचर्स दोनों इकट्ठे कलेक्टिवली। इन दोनों के लिए शेयर्स और डिबेंचर्स के लिए कलेक्टिव टर्म यूज की जाती है सिक्योरिटीज। कंपनी लॉ ने जहां पे कोई प्रोविजन सिर्फ शेयर्स पे अप्लाई होती है ना, वहां पे कहते हैं शेयर्स पे अप्लाई होगी ये प्रोविजन। जो लीगल प्रोविजन सिर्फ डिबेंचर पे अप्लाई होती है वो कहेंगे ये डिबेंचर्स पे अप्लाई होगी। लेकिन जो लीगल प्रोविजन दोनों पे अप्लाई होती हैं तो वो कहते हैं कि ये प्रोविजन सिक्योरिटीज पे अप्लाई होगी। जैसे वो कहते हैं शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलेगा, डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन एक जगह पे जाके कहते हैं एक कंपनी ने जब भी सिक्योरिटीज इशू करनी हो वो प्रोस्पेक्टस के जरिए से इशू होंगी। अब इसका क्या मतलब हुआ कि कंपनी ने जब भी जनरल पब्लिक को, एक पब्लिक कंपनी ने जब भी जनरल पब्लिक को शेयर या डिबेंचर्स इशू करने हैं वो थ्रू प्रोस्पेक्टस इशू करेगी। अब चूंकि प्रोस्पेक्टस वाली प्रोविजन शेयर्स और डिबेंचर्स दोनों के लिए है तो इसीलिए यहां पे लाने वर्ड यूज किया सिक्योरिटीज, कि एक कंपनी ने जब सिक्योरिटीज इशू करनी है तो वो थ्रू प्रोस्पेक्टस होंगी। और ये पब्लिक कंपनी की बात हो रही है क्योंकि आपको पता प्राइवेट कंपनी जनरल पब्लिक से पैसे इकट्ठे नहीं कर सकते। तो ये हमारा सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है। इस चैप्टर में याद रखिए हम सिर्फ शेयर कैपिटल के बारे में पढ़ेंगे, डिबेंचर्स और लोन के बारे में नहीं पढ़ेंगे। लोन हमारे सिलेबस में है ही नहीं। केस स्टडीज में जितना को कंसेप्ट टेस्ट कर सकता है वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। डिबेंचर्स पहले हमारे सिलेबस में हुआ करता था, पुराने सिलेबस में, अब नहीं है, ठीक है। लेकिन जितना को कंसेप्ट जरूरी था वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक शेयर कर दी कि फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, ये रिडीमेबल होता है वगैरह। असल जो हमने इस चैप्टर में स्टडी करना है टॉपिक वो है शेयर्स का, ये ध्यान में रखिए, शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल को स्टार्ट करते हैं। शेयर कैपिटल, एक चीज तो ये ध्यान में रखिएगा कि शेयर कैपिटल और टर्म है, डिफरेंट टर्म है, शेयर्स डिफरेंट टर्म है। इन दोनों में फर्क रखना है आपने। हमारा जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 है राइस की बुक के मुताबिक, यानी लेक्चर का हमारा आधा हिस्सा वो शेयर कैपिटल पे बेस कर रहा है, और जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 है यानी लेक्चर का दूसरा हिस्सा वो शेयर्स पे बेस कर रहा है, वो शेयर्स पे बेस कर रहा है। तो हमारे दो हिस्से हुए लेक्चर्स के। अभी पहले हम स्टडी कर रहे हैं शेयर कैपिटल। ये शेयर कैपिटल क्या होता है हमने स्टडी किया था जब कभी हम मेमोरेंडम और आर्टिकल किसी भी कंपनी को रजिस्टर करवाने के लिए रजिस्ट्रार के पास जाते हैं तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रजिस्ट्रार के पास लेके जाते हैं। हाँ, मुझे याद आ गया, कुछ कंपनीज के केस में आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन सबमिट कराना लाजमी नहीं है। किस केस में? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर में, उसमें हम मॉडल आर्टिकल अडॉप्ट करते हैं टेबल ए वाला।
बहरहाल रजिस्टर कराने के लिए लेके गए। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एक क्लास होती है कैपिटल क्लास, ऑथोराइज कैपिटल क्लास। ऑथोराइज कैपिटल क्लास क्या है कि एक कंपनी अपनी पूरी जिंदगी में मैक्सिमम इतने शेयर इशू कर सकती है, ठीक है, यानी मैक्सिमम शेयर इशू करके इतने पैसे इकट्ठे कर सकती है। अगर ऑथोराइज कैपिटल क्लास में लिखा हुआ ना 500 मिलियन, फर्ज कीजिए ऑथोराइज कैपिटल क्लास में लिखा हुआ है 500 मिलियन रुपीस 500 मिलियन, तो इसका मतलब यह है ये कंपनी अपनी पूरी जिंदगी में मैक्सिमम 500 मिलियन के शेयर कैपिटल इशू कर सकती है और पैसे इकट्ठे कर सकती है 500 मिलियन के। ये टोटल अमाउंट होती है, ठीक है। इसे ऑथोराइज शेयर कैपिटल कहते हैं। ऑथोराइज का मतलब जब कंपनी रजिस्टर हो गई तो ये वो अमाउंट है जो रजिस्ट्रार ने ऑथोराइज कर दी, रजिस्टर कर दी कि हाँ जी आपको इजाजत है, आप मैक्सिमम इस अमाउंट तक शेयर कैपिटल इशू कर सकते हैं, इसलिए इसे ऑथोराइज शेयर कैपिटल कहते हैं, क्योंकि ये रजिस्ट्रार ने ऑथोराइज किया है थ्रू मेमोरेंडम, ठीक है। ऑथोराइज शेयर कैपिटल क्या है? जो रजिस्ट्रार ने ऑथोराइज किया हो, अप्रूव किया हो थ्रू मेमोरेंडम कि कंपनी अपनी पूरी जिंदगी में मैक्सिमम इतने शेयर कैपिटल इशू कर सकते हैं, ठीक। लेकिन याद रखिएगा लाजमी नहीं कि कंपनी ये सारे, मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया था मैक्सिमम, लाजमी नहीं कि ये सारे का सारा शेयर कैपिटल कंपनी एक ही दफा कलेक्ट कर ले। हो सकता है कंपनी को शुरू में बिजनेस चलाने के लिए सिर्फ 100 मिलियन की जरूरत हो, बाद में 150 मिलियन की 2 साल बाद जरूरत पड़े, और फिर उसके बाद 5 साल बाद 250 मिलियन की जरूरत पड़े। तो कंपनी इस ऑथोराइज शेयर कैपिटल को इंस्टॉलमेंट थोड़ा थोड़ा करके भी जनरल पब्लिक को इशू करके उनसे पैसे ले सकती है। अगर कंपनी पहले साल में 100 मिलियन का शेयर कैपिटल इशू करती है तो हम कहेंगे इस कंपनी का ऑथोराइज शेयर कैपिटल कितना था? 500 मिलियन। इसने इशू कितना कर दिया? 100 मिलियन शेयर कैपिटल, 100 मिलियन। और इसका ये जो 100 मिलियन है इसको हम कहते हैं ये इशूड शेयर कैपिटल है। ये ऑथोराइज शेयर कैपिटल और ये क्या है? इशूड शेयर कैपिटल। ऑथोराइज शेयर कैपिटल और इशूड शेयर कैपिटल में फर्क समझ आ गया? अच्छा, पहल ये हुआ करता था पुराने लॉ में कि आपकी मर्जी होती थी, चाहे शेयर्स को जब शेयर कैपिटल इशू करना चाहे फुल्ली पेड कर दें चाहे पार्टली पेड कर दें, यानी कंपनी की मर्जी होती थी कि वो 100 मिलियन के शेयर इशू करने, 100 मिलियन, तो सारे के सारे फुल्ली पेड हो या पार्टली पेड भी हो सकते हैं। तो अब तो ये याद रखिएगा प्रोविजन नहीं, अब तो जितने भी हमने शेयर कैपिटल इशू करना होता है वो फुल्ली पेड होता है। अगर फर्ज कीजिए पुराना रूल होता, पुराना रूल, और उसमें कंपनी फैसला करती कि हमने पार्टली पेड शेयर इशू करने हैं और एक शेयर पे 60% अभी पैसे ले लेंगे, 40% बाद में पैसे लेंगे। एक शेयर के ऊपर अगर हम 60% अभी पैसे ले लें, 40% बाद में, तो ये फुल्ली पेड का शेयर है कि पार्टली पेड का केस? पार्टली पेड का केस है। तो यहां पे फर्ज कीजिए अगर ये 60% 40% वाला रूल हो तो ये 100 मिलियन मजीद 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया। 60 मिलियन वो जो पैसे अभी ले लिए और 40 मिलियन जो बाद में लेने हैं, यानी शेयर होल्डर बाद में देंगे जब कंपनी में करेगी। तो अब जरा मुझे कंप्लीट पिक्चर आपके सामने आगे मुझे बताइए। एक है शेयर कैपिटल की डिफरेंट टाइप्स है। शेयर कैपिटल आपको पता चल गया ना, वो पैसे जो ओनर्स कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, इसके डिफरेंट टाइप्स हैं। एक है ऑथोराइज शेयर कैपिटल। ऑथोराइज शेयर कैपिटल कौन सा शेयर कैपिटल होता है? जो रजिस्ट्रार ऑथोराइज करता है, रजिस्टर करता है थ्रू मेमोरेंडम, मेमोरेंडम में लिखा होता है। इश्यूड शेयर कैपिटल कौन सा होता है? ऑथोराइज शेयर कैपिटल का वो हिस्सा जो शेयर होल्डर को इश्यू कर दिया गया है। इस केस में 100 मिलियन। क्या इश्यूड शेयर कैपिटल मेमोरेंडम में लिखा होता है? नहीं लिखा होता।
ठीक है, नहीं लिखा होता। मेमोरेंडम में सिर्फ ऑथराइज शेयर कैपिटल होगा। फिर इसके बाद इस 100 मिलियन में से अगर पुराने केस के मुताबिक, पुरानी प्रोविजन के मुताबिक पार्टली पेड की इजाजत है, 60 मिलियन इश्यू कर दिया, ये 60 मिलियन क्या कहलाता है भला? पेड अप शेयर कैपिटल। 100 मिलियन है इश्यूड शेयर कैपिटल और 60 मिलियन क्या है? पेड अप शेयर कैपिटल। पेड अप शेयर कैपिटल। और ये है पेड अप शेयर कैपिटल 60 मिलियन। ये 40 मिलियन क्या भला? अनपेड। और ये है शेयर होल्डर की लायबिलिटी। ये है 40 मिलियन वो जिसके बारे में हम वो शुरू से पढ़ते हैं कि शेयर होल्डर की लायबिलिटी है टू पे अनपेड अमाउंट ऑन शेयर्स हेल्ड बाय देम। याद है, शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी में पढ़ते थे। अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो वो अमाउंट जो उन्होंने एग्री की हुई है और 1 साल छोड़ने के बाद भी 1 साल तक, और लिमिटेड बाय शेयर में वो अमाउंट जो अनपेड है, वो अनपेड अमाउंट ये हुआ करते थे। आज मैंने जरा कंसेप्ट खोल के आपको समझा दिया। क्लियर? तो अभी तक मैंने आपको 3 टर्म्स बताई। कौन कौन से? ऑथराइज शेयर कैपिटल, इश्यूड शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल। लेकिन आजकल चूंकि सिर्फ और सिर्फ फुली पेड शेयर इश्यू किए जा सकते हैं, इसीलिए मोर देन 90% केसेस में प्रैक्टिकली भी और एग्जाम में भी वो जो क्वेश्चन देता है उसमें इश्यूड शेयर कैपिटल और पेड अप शेयर कैपिटल एक होते हैं। लेकिन एमसीक्यूज में कंसेप्ट टेस्ट कर सकता है, इसलिए हमें पता होना चाहिए कि पुराना जो पार्टली पेड था उसमें वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। चलिए, ये कंसेप्ट तो हमें समझ आ गया। ऑथराइज शेयर कैपिटल, इश्यूड शेयर कैपिटल और पेड अप शेयर कैपिटल। क्लियर होगी ये बात? अब आगे चलते हैं। ऑथराइज शेयर कैपिटल कैसे रजिस्टर होता है ये तो आपको पता है। रजिस्ट्रार के पास जाके मेमोरेंडम और आर्टिकल को रजिस्टर करते हैं। जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है उस वक्त ऑथराइज शेयर कैपिटल हो जाता है। कंपनी ने जब शेयर कैपिटल इश्यू करना हो तो कैसे करेगी? ये जरा एक इंटरेस्टिंग प्रोसेस है, प्रोसीजर है, इसको गौर से समझिएगा क्योंकि ये हमारे इसी चैप्टर के अगले हिस्से में डिटेल में डिस्कस होगा। तो बेस मैं चाह रहा हूं कि अभी आपके साथ डिस्कस कर दी जाए। समझाने क्या जा रहा हूं? कंपनी ने एक दफा अपना शेयर कैपिटल रजिस्टर करवा लिया रजिस्ट्रार से, मेमोरेंडम आर्टिकल्स लेके घर आ गए, अपने अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में आ गई कंपनी। अब ये इशू करना है शेयर कैपिटल। ठीक है, ये शेयर कैपिटल इशू करना है। फर्स्ट कीजिए कंपनी का 500 मिलियन शेयर कैपिटल है ना, तो कंपनी ने फैसला किया कि 500 का 500 मिलियन इशू करते हैं। फर्ज कीजिए, वैसे कंपनी की मर्जी है, वो चाहे 100 करे, चाहे 300, चाहे 500, सारे का सारा इशू करता है। प्राइवेट कंपनी है, अगर प्राइवेट कंपनी है तो याद रखें ये अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर से कांटेक्ट करेगी और उनसे पैसे लेके उनको शेयर इशू करेगी। ये प्रोसीजर यहां पे खत्म, सिर्फ इतना सा था। क्योंकि प्राइवेट कंपनी कभी भी जनरल पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते। क्लियर? आगे चलते हैं। अब अगर पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी में भी 2 टाइप्स आ जाती हैं, एक अनलिस्टेड, एक लिस्टेड। पब्लिक कंपनी याद रखे, प्राइवेट कंपनी तो जनरल पब्लिक को शेयर इशू कर ही नहीं सकती। उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन है प्राइवेट के पास, क्या? फ्रेंड एंड फैमिली। पब्लिक कंपनी के पास 2 ऑप्शन हैं। वो फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर से भी पैसे इकट्ठे कर सकती हैं उनको शेयर इशू करके, और जनरल पब्लिक को भी। अगर फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर से पैसे इकट्ठे करती है, ये निस्बतन आसान है। कंपनी लॉ में इसकी प्रोविजन इक्का दुक्का ही है। वो कहते हैं बिल्कुल कर ले आप, पब्लिक कंपनी है लेकिन फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर से पैसे इकट्ठा कर सकती है, करे। हाँ, आपने एक स्टेटमेंट रजिस्ट्रार को सबमिट करवानी है, स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस उसका नाम है, कि हमने इतने शेयर इशू कर दिए हैं लेकिन थ्रू जनरल पब्लिक नहीं किए। और अगर पब्लिक कंपनी ने जनरल पब्लिक को शेयर इशू करना है, ये बड़ा क्रिटिकल इशू है। ये क्रिटिकल इशू क्यों है भला? क्योंकि आम आवाम का
सारी उम्र की जमा पूंजी कंपनी में इन्वेस्ट होने जा रही है। तो सारे रेगुलेटर्स बड़े मुख्तात होते हैं कि लोगों का पैसा गलत हाथों में ना चला जाए, ये ना पैसा डूब जाए। इसीलिए इस एरिया के ऊपर, यानी जब पब्लिक कंपनी जनरल पब्लिक को शेयर इशू करती है, इस एरिया के ऊपर लॉ में बहुत सी रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहली तो उन्हें कंपनी को लिस्ट कराना पड़ता है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। फिर कंपनी ने जब शेयर इशू करने होते हैं उससे पहले कंपनी एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करती है जिसे प्रोस्पेक्टस कहते हैं। प्रोस्पेक्टस का नाम आपने इससे पहले सुना कभी? कहा कॉलेज का प्रोस्पेक्टस, शाबाश। ला मैंने सुना कॉलेज का प्रोस्पेक्टस में क्या होता है? जब आपने कॉलेज में एडमिशन लेना होता है किसी के, आप वहां पे जाते हैं, प्रोस्पेक्टस खरीदते हैं। प्रोस्पेक्टस में क्या लिखा होता है? उस कॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन जो कि डिसीजन लेने के लिए आपके रेलिवेंट होती है कि पास में बोर्ड में, यूनिवर्सिटी में फॉर एग्जांपल क्या पोजीशंस आती रही है उनकी, कॉलेज में क्या एक्टिविटीज होती हैं, रिसोर्सेज क्या है, लाइब्रेरी वगैरह, प्लेग्राउंड वगैरह, वो इंफॉर्मेशन होती है। सारी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन होती है जो कि आपके डिसीजन लेने के लिए अहम हो। एंड पे एक फॉर्म होता है, वो क्या होता है भला? एडमिशन फॉर्म। आप उसको फिल करते हैं और कॉलेज में जमा करवा देते हैं। अगर कॉलेज में टोटल सीट्स हैं 100, एडमिशन फॉर्म जमा हुए 80 के, क्या होगा? सबको दाखिला मिल जाएगा। अगर टोटल सीट्स 100 है, एडमिशन आ गए 120 के, फिर सिलेक्शन होगी, बैलेटिंग होगी। उसका अपना क्राइटेरिया होता है उनका कि वो किस तरीके से उन्होंने सिलेक्शन करनी है। लेकिन अगर 120 एप्लीकेशन आ गई, ये कंफर्म है कि 100 को एडमिशन मिलेगा, 20 को रिजेक्ट किया जाएगा। अब 120 में से 100 को सेलेक्ट कैसे किया जाएगा, वो कॉलेज की अपनी मर्जी है। अच्छा, फर्ज कीजिए अगर एप्लीकेशन आए ही चार स्टूडेंट्स, सोचिए जरा, आप कॉलेज मैनेजमेंट बन के सोचें, 100 सीट्स थी, आपने 100 बच्चों की क्लास शुरू करनी थी, एप्लीकेशन ही 4 आई, और आपका समझ लीजिए प्राइवेट कॉलेज है जो प्रॉफिट पर्पज के लिए चल रहा है, क्योंकि नॉर्मली कंपनीज भी प्रॉफिट पर्पज के लिए चलती हैं। क्या आप क्लास स्टार्ट करवाएंगे? नहीं करवाएंगे, बिजनेस मैन, क्योंकि उसके खर्चे पूरे नहीं होंगे। तो उन्होंने खर्चे पूरे करने के लिए कि कम से कम इतने स्टूडेंट तो हो जाए कि खर्चे पूरे हो जाए, एक तादाद डिसाइड की होती है कि 20 स्टूडेंट होंगे ना कम से कम, फिर हम क्लास शुरू करवाएंगे, वरना नहीं करवाएंगे। और नॉर्मली ये तादाद प्रोस्पेक्टस के ऊपर लिखी होती है या लिखी होनी चाहिए ताकि अप्लाई करने वाले को पता। आपने बाज़ कभी आई कैप के फॉर्म पे टिक किया हो तो होता है, बाज़ कुछ दूसरा पाकिस्तान से बाहर भी सेंटर होते हैं, तो सम टाइम इस तरह ICMA का मैं एक दफा फॉर्म देख रहा था, वो भी पाकिस्तान से बाहर उन्होंने अपना सेंटर बनाया, तो वहां पे लिखा था कि मिनिमम इतने अगर कैंडिडेट्स हुए ना उस सेंटर में, तो फिर हम ये ऑप्शन रखेंगे, इसको एक्टिव करेंगे, वहां पे सेंटर बनेगा, वरना सेंटर नहीं बनेगा। मिनिमम, ताकि एक जो उनके खर्चे वगैरह कम से कम वो तो पूरे हो, या जो भी पर्पस है। तो इसी तरह एक कंपनी ने भी जब शेयर कैपिटल इशू करना है ना जनरल पब्लिक को, तो उनके जहन वो करते हैं प्रोस्पेक्टस के थ्रू इशू। किसके जरिए से करते हैं? जब भी एक पब्लिक कंपनी ने जनरल पब्लिक को शेयर्स या डिबेंचर इशू करने हैं, कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या बनाएंगे? प्रोस्पेक्टस। क्या बनाएंगे? प्रोस्पेक्टस होता क्या है? प्रोस्पेक्टस एक कॉलेज प्रोस्पेक्टस ही की तरह है कंसेप्चुअली, 100% वैसा ही, जिसमें कंपनी के बारे में कुछ अहम इंफॉर्मेशन होती है। वो इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है? कंपनी कब बनी, क्या काम करती है, खास तौर पे पिछले कुछ सालों का प्रॉफिट और डिविडेंड क्या रहा है, क्योंकि पिछले कुछ सालों का प्रॉफिट या डिविडेंड इन्वेस्टर्स के लिए सबसे अहम चीज होती है। जिस कंपनी का प्रॉफिट या डिविडेंड ज्यादा हो पिछले साल, वो उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं ज्यादा। और फिर डायरेक्टर्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन होती है कि कौन लोग चला रहे हैं उसको, किनके हाथों में पैसा जा रहा है, वगैरह वगैरह। तो ये इंफॉर्मेशन और भी इंफॉर्मेशन होती है, वो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, और भी इंफॉर्मेशन होती है। ये सारी इंफॉर्मेशन कंपनी प्रोस्पेक्टस में इंक्लूड कर देती है, जो भी इन्वेस्टर के लिए रेलिवेंट इंफॉर्मेशन हो। और फिर लेकिन याद रखिए, ये प्रोस्पेक्टस प्रिपेयर हो गया, इसमें एक और इंफॉर्मेशन ऐड की जाती है। क्या? मिनिमम सब्सक्रिप्शन। क्या? एक दफा इस लफ्ज को अपने हाथ से लिख लें किसी भी जगह पे, कॉपी का किताब किसी भी जगह, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या चीज है भला? भाई हमारा ऑथोराइज शेयर कैपिटल है 500 मिलियन,
हम इशू करेंगे 500 मिलियन, लेकिन कम अज कम बिजनेस शुरू करने के लिए हमारे पास 200 मिलियन शेयर कैपिटल आना चाहिए, फिर हम काम शुरू कर सकेंगे, वरना नहीं कर सकेंगे। ये 200 मिलियन जो है ना, ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन है, और प्रॉस्पेक्टस के ऊपर ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन लिखी होती है। अगर ना लिखी हो तो इसका मतलब है जो टोटल अमाउंट होगी वही मिनिमम सब्सक्रिप्शन समझी जाती है, तो वो जरा थोड़ा खतरनाक सिचुएशन हो जाती है, तो इसलिए नॉर्मली मिनिमम सब्सक्रिप्शन लिखी जाती है। फर्ज कीजिए हमारे केस में 200 मिलियन। अच्छा आप बताइए, इसमें सारी इंफॉर्मेशन लिख दी मैंने प्रॉस्पेक्टस में, और इसमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन भी लिख दी, इसके बाद मैं फौरन प्रॉस्पेक्टस जनरल पब्लिक को इश्यू कर दूं? लॉ कहता है नहीं भाई। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपने लोगों से पैसा इकट्ठा करने के चक्कर में उसमें गलत इंफॉर्मेशन दे दियो, मिस स्टेटमेंट्स डाल दियो, तो पहले रेगुलेटर से अप्रूवल लेनी पड़ती है। रेगुलेटर से अप्रूवल लेनी पड़ती। रेगुलेटर कौन हो सकते हैं? रेगुलेटर एससीसीपी, स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। अब चूंकि हमारी कंपनी नहीं है, हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारी कंपनी नहीं है, तो हमने प्रॉस्पेक्टस इशू करना है और साथ ही स्टॉक एक्सचेंज में एक एप्लीकेशन भी डाल देनी है। क्या? कि सर हमारे शेयर्स को रजिस्टर करवाया जाए स्टॉक एक्सचेंज में, ताकि जनरल पब्लिक जब खरीद ले उसके बाद आसानी से सेल परचेज कर सके। तो स्टॉक एक्सचेंज भी एक रेगुलेटर है, उसको भी प्रॉस्पेक्टस भी जमा करवाते हैं, एप्लीकेशन भी देते हैं, और कमीशन एससीसीपी के पास भी अप्रूवल के लिए ये प्रॉस्पेक्टस इशू की। जब एससीसीपी अप्रूव कर दे उसके बाद फिर ये जनरल पब्लिक को इशू किया जाता है, और इसमें एक डेडलाइन लिखी होती है। क्या? कि आपने 25 अप्रैल 2021 से पहले पहले एप्लीकेशन सबमिट करवानी है। एप्लीकेशन अब जो प्रॉस्पेक्टस इशू होता है, हर इन्वेस्टर देखता है, अच्छा ये इस कंपनी का प्रॉस्पेक्टस है, ये इंफॉर्मेशन है, एनालिसिस करता है, आपने जो भी करना है, एंड पे फॉर्म होता है। जब फैसला कर लेता है हाँ मैंने इस कंपनी के 10,000 शेयर्स खरीदने हैं, वो फिर एंड में जो फॉर्म होता है उसको फिल करते हैं, उसमें देखते हैं 10,000 लिखा होता है कि कितने शेयर्स आप खरीद रहे हैं, 10,000, फेस वैल्यू भी लिखी होती है कंपनी की, फॉर एग्जांपल 100 है, तो फिर आगे लिखा होता है 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना हो गया? 10 लाख। ये 10 लाख रुपया ये फॉर्म जो एक तरह से एडमिशन फॉर्म समझ लें, और 10 लाख रुपया बैंक में जमा करवा दीजिए। जैसे वो हज की दरखास्तें वसूल करती है ना गवर्नमेंट, आप पैसे और दरखास्त बैंक में जमा करवा देते हैं। दरखास्त बैंक में जमा हो जाती है, बाद में वो फैसला होता है कि किसकी अप्रूव है किसकी नहीं। तो इसी तरह ये दरखास्त भी बैंक में जमा हो जाएगी। वहां पे प्रॉस्पेक्टस में लिखा होता है कि आप दरखास्त किस किस बैंक में जमा करवा सकते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा कि दरखास्त के साथ ही पैसे भी जमा करवाना लाजमी होता है, ताकि पता चल जाए सीरियस बायर है जो अप्लाई कर रहा है। वो शुगल में बैठे बैठे फारग बैठा बोर हुआ तो उसने कहा मैं अप्लाई करता हूं, वो नहीं है। ये जो प्रोसेस होता है ना, जिसके जरिए इन्वेस्टर अप्लाई करता है शेयर होल्डिंग के लिए, यानी ये फॉर्म सबमिट करवाना, इसको नाम देते हैं हम सब्सक्रिप्शन का, सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स का मतलब होता है बाइंग ऑफ शेयर्स, यानी इन्वेस्टर ने अप्लाई किया कंपनी को टू बाय दीज अमाउंट ऑफ शेयर्स, इसे कहते हैं सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। जैसे अगर कोई मैं एप्लीकेशन दे दूं, मेरे से कोई पूछेगा हाँ भाई तुमने इस कंपनी को सब्सक्राइब किया, मैं कहूंगा हाँ सब्सक्राइब किया, मैंने 10,000 शेयर सब्सक्राइब किया, ठीक है, यह शेयर को सब्सक्राइब किया। अच्छा ये मेमोरेंडम को सब्सक्राइब किया नहीं है, ये सब्सक्रिप्शन और चीज, मेमोरेंडम को सब्सक्राइब करना और चीज है, मेमोरेंडम के ऊपर साइन, शेयर को सब्सक्राइब करना और चीज है। ये शेयर्स की सब्सक्रिप्शन की बात कर रहा हूं, मेमोरेंडम की नहीं। तो शेयर की सब्सक्रिप्शन। अच्छा अब बताइए, कंपनी के पास फर्ज कीजिए एप्लीकेशंस आई 600 मिलियन शेयर्स कैपिटल की, कंपनी क्या करेगी? उनमें से कुछ को रिजेक्ट कर देगी, कुछ को एक्सेप्ट। इस प्रोसेस को कहते हैं बैलेटिंग। कंपनी बैलेटिंग करेगी, बैलेटिंग करने के बाद 100 मिलियन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, 500 को एक्सेप्ट। बैलेटिंग मतलब कुरानंदाजी समझे, और जो बंदा कुरानंदाजी करता है उसे कहते हैं बैलेटर। वो इंडिपेंडेंट बंदा होना जरूरी है, कहीं ये ना अपने अपनों को वो कहे ठीक है और बाकी को रिजेक्ट कर दे। वो इंडिपेंडेंट बंदा होता है, उसे क्या कहते हैं? बैलेटर। और बैलेटिंग का मतलब क्या होता है? कुरानंदाजी करके जो 500 मिलियन तक के शेयर होल्डर को शेयर इशू कर देना। ये जो प्रोसेस होता है, अब शेयर इशू किए जाए, देखें इन्वेस्टर ने सब्सक्राइब किया, अब कंपनी ने जो शेयर इशू करने, इसको कहते हैं अलॉटमेंट ऑफ शेयर या इशुएंस ऑफ शेयर्स, ठीक है, इसे क्या कहते हैं? अलॉटमेंट।
पहले एक लेटर लिख दिया जाता है, मुबारक हो आप, जो ऊपर वाले 100 मिलियन होते हैं ना जिनको रिजेक्ट किया जाता है, उनको कहते हैं सॉरी भाईजान आप अगली दफा ट्राई कीजिएगा। जो 500 मिलियन जिनके नाम आ जाते हैं उन्हें कहते हैं मुबारक हो आपको हम ये अलॉटमेंट लेटर इशू कर रहे हैं कि आपको शेयर अलॉट हो गए हैं 10,000, अनकरीब आपको एक शेयर सर्टिफिकेट भी हम इशू करके भेज देंगे। ये शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है? ये अलॉटमेंट लेटर जो होता है ना, ये बेसिकली लीगल प्रूफ नहीं है, ये तो सिर्फ इंटीमेशन है कि अब आपको इशू। जो शेयर सर्टिफिकेट कंपनी बाद में इशू करती है ना, ये इस बात का लीगल एविडेंस होता है कि मैं कंपनी के 10,000 शेयर्स का मालिक हूं। पहले ये शेयर सर्टिफिकेट सिर्फ फिजिकल फॉर्म में इशू हुआ करते थे पुराने जमाने में। अब जब से कंप्यूटर ने तरक्की की है तो ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, बुक एंट्री फॉर्म में भी इशू किए जाते हैं। जैसे पुराने जमाने में बैंक की स्टेटमेंट सिर्फ प्रिंट फॉर्म में आपको मिला करती थी 15-20 साल पहले, लेकिन अब दोनों ऑप्शन हैं। अब आप 6 महीने बाद, साल बाद बैंक स्टेटमेंट वो हार्ड कॉपी फॉर्म में भी आपके घर पहुंच जाती है और ईमेल की शक्ल में भी बैंक स्टेटमेंट पहुंच जाती है। तो उसी तरह शेयर सर्टिफिकेट भी हार्ड फॉर्म में, फिजिकल फॉर्म में भी हो सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म को बुक एंट्री फॉर्म भी कहते हैं। आपको जो पसंद है, जो तरीका पसंद है, आप वो सेलेक्ट कर लें, उसके मुताबिक मिल जाएंगे। तो एक अलॉटमेंट लेटर होता है, वो असल एविडेंस नहीं है। असल एविडेंस क्या है? शेयर सर्टिफिकेट। शेयर सर्टिफिकेट। अच्छा, अब आप मुझे बताइए, आपको पता चल गया शेयर कैपिटल क्या है, आपको पता चल गया ऑथोराइज शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल और पेड अप शेयर कैपिटल में क्या फर्क है? ऑथोराइज शेयर कैपिटल टोटल, इशूड शेयर कैपिटल जो जनरल पब्लिक को इशू कर दिया, और पेड अप शेयर कैपिटल जो आजकल की दुनिया में मॉडर्न कंपनी में जो भी अभी ताजा पिछले कुछ सालों में रजिस्टर्ड हुई हो, उसमें क्या ऑथोराइज शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल सेम होगा कि फर्क हो सकता है? फर्क हो सकता है। कौन सी चीज है ज्यादा होगी? ऑथोराइज शेयर कैपिटल इशूड शेयर कैपिटल से हमेशा ज्यादा होगा या इक्वल होगा? कम नहीं हो सकता। ठीक है, शेयर कैपिटल या तो ऑथोराइज से कम होगा या उसके बराबर होगा। इशूड शेयर कैपिटल ऑथोराइज शेयर कैपिटल से ज्यादा, और पेड अप शेयर कैपिटल, ये आजकल की दुनिया में पेड अप शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल इक्वल होंगे। वरना जो पुरानी कंपनीज पुराने लॉ के मुताबिक शेयर इशू किया, उनमें हो सकता है पॉसिबिलिटी हो क्या कि पेड अप शेयर कैपिटल इशूड शेयर कैपिटल से कम। ठीक है। अच्छा, सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर किसको कहते हैं? पता चल गया? ये जो मैंने अप्लाई किया था कंपनी के शेयर खरीदने के लिए, इसे क्या कहते हैं? सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। और ये मेमोरेंडम सब्सक्राइब करना और कंसेप्ट है, शेयर सब्सक्राइब करना और कंसेप्ट है। शेयर की बात कर रहा हूं। और अलॉटमेंट का मतलब समझ आ गया? जब कंपनी अप्रूव कर देती है, हाँ जी ठीक है आपका नाम निकला है, अब आपको शेयर इशू होंगे, लॉट, तो उस शेयर इशू करने को कहते हैं अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। ठीक है, एक लेटर भी लिखा जाता है, और अलॉटमेंट जब होती है ना किसी को भी, एक अलॉटमेंट लेटर भी लिखा जाता है, एक शेयर सर्टिफिकेट भी भेजा जाता है। असल लीगल एविडेंस क्या चीज है? जो फिजिकल फॉर्म में भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉनिक बुक एंट्री फॉर्म में भी हो सकता है। अच्छा, अब चलें, अब मुझे बताइए, फर्ज कीजिए कि 500 मिलियन था, 500 का 500 इशू कर, बाद में जाके मजीद शेयर कैपिटल की जरूरत पड़ी, सो ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल। तो क्या ऑथोराइज शेयर कैपिटल को बाद में एक दफा रजिस्टर करवा लिया 500 मिलियन, बाद में इसको 800 मिलियन करवाया जा सकता है? यस। कैसे भला? मेमोरेंडम को रिवाइज करके, शेयर कैपिटल क्लास चेंज करके, यानी स्पेशल रेजोल्यूशन के जरिए से। अच्छा बताइए, अगर ऑथोराइज शेयर कैपिटल 500 मिलियन है, हमने इशू किया था 300 मिलियन, 300 मिलियन इशू कर दिया, अब उस 300 को बढ़ा के 400 मिलियन करना है, क्या स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी पड़ेगी? ला कहता है नहीं, क्योंकि अगर आपका ऑथोराइज शेयर कैपिटल ना 500 मिलियन, इशू किया था 300 से आपने 400 पे जाना है, 400 से 500 पे जाना है, मेंबर्स की अप्रूवल की, स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि शेयर कैपिटल क्लास चेंज नहीं हो रही, इशूड को बढ़ा रहे हैं। इसमें सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूवल दे देंगे। आप क्या था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पावर में पड़ा था टू इशू शेयर्स। शेयर इशू करने के लिए डायरेक्टर्स की अप्रूवल की जरूरत होती है, मेंबर्स की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ऑथोराइज शेयर कैपिटल क्लास को चेंज करना हो, अगर ऑलरेडी 500 मिलियन शेयर हो चुके हैं, मजीद 100 मिलियन और चाहिए, तो अब इसका मतलब है पहले आपको ऑथोराइज शेयर कैपिटल क्लास चेंज करना पड़ेगी, फिर उसके बाद आपको शेयर इशू करना पड़ेगा। अब ऑथोराइज शेयर कैपिटल क्लास इंक्रीज करने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत होगी।
तो ये मैंने आपको बता दिया हाउ टू इंक्रीज ऑथोराइज शेयर कैपिटल, सॉरी हाउ टू इंक्रीज ऑथोराइज शेयर कैपिटल एंड हाउ टू इंक्रीज इशूड शेयर कैपिटल। दोनों में से किस में मेंबर्स की अप्रूवल की जरूरत है? ऑथोराइज के केस में। क्लियर होगी ये बात? अब जरा मुझे बताइए, एग्जाम का एक क्वेश्चन पूछूं आपसे। चलिए, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, उसका ऑथोराइज शेयर कैपिटल 100 मिलियन है, अभी उसने 50 मिलियन शेयर इशू किया हुआ है, वो 20 मिलियन शेयर मजीद जनरल पब्लिक को इशू करना चाहते हैं। बताइए क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? हाँ, प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी जनरल पब्लिक को शेयर इशू कर ही नहीं सकती। मैंने शुरू में नाम में प्राइवेट कंपनी का जिक्र किया था। तो क्या करना पड़ेगा? पहले पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा अपने आप को। वो कैसे करते हैं? वो जो पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी में बनने का सबसे आसान तरीका पता क्या है? आर्टिकल्स के अंदर जो 3 रिस्ट्रिक्शन है कंपनी लिमिटेड बाय प्राइवेट कंपनी में, वो निकाल दो, कंपनी प्राइवेट बन जाएगी। और भी प्रोसीजर है इसका, लेकिन सबसे अहम काम क्या करना होता है भला? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में 3 प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन पढ़ा था ना, विच बाय इट्स आर्टिकल रिस्ट्रिक्ट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स टू लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 50, रिस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर, प्रोहिबिट्स इन्विटेशन टू जनरल पब्लिक सप्लाई। ये 3 कंडीशन निकाल दे, वो प्राइवेट नहीं क्या बन जाएगी? पब्लिक बन जाएगी। क्लियर हो गया जी? शेयर सर्टिफिकेट समझ आ गया क्या है? अच्छा, ऑथोराइज शेयर कैपिटल 500 मिलियन इशू करना है, लेकिन आपको पता है ये मेमोरेंडम में टोटल अमाउंट नहीं होती, बल्कि सब डिवाइड किया गया होता है। इसको याद है कंसेप्ट? सब डिवाइड के नॉमिनल अमाउंट के कुछ शेयर्स में सब डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे हम कहते हैं 500 मिलियन कंपनी का टोटल ऑथोराइज शेयर कैपिटल है, इसको सब डिवाइड कर दो 5 मिलियन हिस्सों में, 5 मिलियन शेयर में, और हर शेयर की फेस वैल्यू कितनी होगी? 100। तो बेसिकली मेमोरेंडम में ये पूरी लाइन लिखी होती है, इस तरफ टोटल अमाउंट नहीं लिखी होती। क्या लिखा होता है? 5 मिलियन शेयर ऑफ ₹100 ईच, टोटल कितना हो गया? 500 मिलियन शेयर कैपिटल। तो इसका मतलब यह हुआ लफ्ज शेयर कैपिटल और लफ्ज शेयर्स में फर्क है। शेयर कैपिटल का एक हिस्सा है। ये बात समझ आ रही है? शेयर कैपिटल को बहुत से हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, और हर हिस्से को क्या कहते हैं? शेयर्स। और शेयर के ऊपर जो अमाउंट लिखी होती है उसकी फेस वैल्यू कहलाती है, नॉमिनल वैल्यू कहलाती है। ठीक है? अपनी जेब में जरा हाथ डालें, कोई नोट पड़ा हुआ? हाँ, नहीं तो साथ वाले की जेब में हाथ डाल दें। देखें इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? इसके ऊपर क्या लिखा? 100। ये 100 इसकी फेस वैल्यू है। अगर आपके हाथ में 50 रुपए का नोट आ जाता, उसके ऊपर क्या लिखा था? 50। देखें हर नोट के ऊपर उसकी फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू लिखी हुई है कि नहीं लिखी हुई? इसी तरह हर शेयर के ऊपर भी उसकी फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू लिखी होती है। ठीक है? मैं आपसे कहूं आपके पास कितने पैसे हैं, लीगल लैंग्वेज में आप कहेंगे सर मेरे पास 1 लाख रुपया है, 1000 नोट्स ऑफ ₹100 ईच। ये तरीका है लीगली बताने का, मेरे पास 1 लाख। प्रैक्टिकल हम यही कहते हैं ना 1 लाख रुपया, ये नहीं बताते कितने नोट है, कौन सा बढ़ेगा। लेकिन लीगली जब हम इस चीज को बताएंगे क्या कहेंगे? 1000 नोट्स ऑफ ₹100 ईच। और अगर आपके पास कुछ 1000 के हैं, कुछ 500 के हैं, आप कहेंगे 500 नोट्स ऑफ ₹1000 ईच और 1000 नोट्स ऑफ ₹500 ईच। इसका मतलब है फर्दर इसकी क्लासिफिकेशन भी पॉसिबल, उसकी तरफ आते हैं अभी। फिलहाल ये शेयर और नॉमिनल वैल्यू समझ आ गई, बिल्कुल। अच्छा, एडवर्टीजमेंट एंड ऑफ शेयर कैपिटल का छोटा सा कंसेप्ट है। बाज़ औक़ात कुछ कंपनीज होती हैं रजिस्टर करवा लेती है, 5 खरब रुपए रजिस्ट्रार के पास इशू करती हैं, तो 1 लाख रुपए का भी सब्सक्राइब नहीं होता। तो उन्होंने जब अपनी मशहूरी करनी होती है कहते हैं हमारा ऑथोराइज शेयर कैपिटल 5 खरब रुपए। सुनने वाला कहता है इतनी बड़ी कंपनी 5 खरब, इसमें इन्वेस्टमेंट करो। हालांकि ऑलरेडी इशूड जो किया हुआ है वो कितना है? 1 लाख रुपए। तो इस तरह के चक्करबाजियों से बचाने के लिए इन्वेस्टर्स को कमीशन क्या कहता है कि आपने जब कभी शेयर कैपिटल की एडवर्टीजमेंट करनी है, आपने जहां पे ऑथोराइज शेयर कैपिटल बताना है, साथ ही साथ इक्वली प्रोमिनेंट पोजीशन पे इशूड शेयर कैपिटल भी बताना है, क्योंकि कंपनी की ट्रू वर्थ इशूड शेयर कैपिटल से जाहिर होती है, ऑथोराइज से नहीं।
ये बात समझ आ गई? आगे चलते हैं। अच्छा, अब ये कंसेप्ट कुछ ऐसे हैं जो कि पहले हम पढ़ चुके हैं, यूं समझ लीजिए रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, रिवीजन भी हो जाएगी और जहां पे डिटेल की जरूरत होगी मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन भी आपके साथ शेयर करूंगा। शेयर कैपिटल और शेयर में फर्क होता है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 शेयर कैपिटल तक का था, वो खत्म हो गया। अब शेयर्स की बात शुरू करें। शेयर्स क्या है बताइए? शेयर है कंपनी में एक हिस्सा, ठीक। शेयर इज ए फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी अकाउंटिंग में आप कहते हैं लैंड एंड बिल्डिंग को, लॉ में प्रॉपर्टी किसको कहते हैं? हर एसेट जो आपका, चाहे वो मूवेबल है चाहे इमूवेबल। शेयर हमारा एसेट है, मैं अगर शेयर होल्डर कंपनी का, मेरा एसेट है, बिल्कुल है। मुझे उसके ऊपर कुछ बेनिफिट मिलता है, मैं उसको सेल करके पैसे ले सकता हूं, और अगर मेरे पास होगा मुझे कंपनी का डिविडेंड मिलता रहेगा। शेयर इज ए फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी, एग्रीड। शेयर ट्रांसफरेबल होते हैं, एक बंदे से दूसरे बंदे को ट्रांसफर किए जा सकते हैं। पब्लिक कंपनी के केस में तो फ्रीली ट्रांसफर है, प्राइवेट के केस में रिस्ट्रिक्टेड। नॉर्मली फुली पेड होते हैं अनलेस के पुराने हो जो पार्टली पेड थे। डिस्टिंक्टिव नंबर, हर एक का, जैसे आपके पास करेंसी नोट्स है ना, हर एक का अपना नंबर होता है, उसी तरह शेयर्स का भी अपना एक नंबर होता है। जो शेयर सर्टिफिकेट होता है ना, आपको वो शेयर सर्टिफिकेट मिलता है, तो शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर नंबर लिखे होते हैं कि आपको इस नंबर से लेके इस नंबर तक के शेयर्स हैं। लेकिन हमारे लिए असल चीज शेयर सर्टिफिकेट है। फिर ये शेयर सर्टिफिकेट एविडेंस होता है किस चीज का? शेयर्स की ओनरशिप का। अब जैसे शेयर कैपिटल की डिफरेंट टाइप्स थी, ऑथराइज शेयर कैपिटल, इश्यू शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल। अब हम उसके अंदर ऑथराइज शेयर कैपिटल, अगर उसके अंदर शेयर्स की बात करते हैं, शेयर कैपिटल के जो शेयर्स होते हैं ना, शेयर कैपिटल शेयर में फर्क है ना, शेयर कैपिटल की टाइप्स बता दी, शेयर की भी डिफरेंट टाइप्स हो सकती है। एक होती है ऑर्डिनरी शेयर्स, एक होती है प्रेफरेंस शेयर्स। ला एक लाइन लिखता है, कहता है शेयर कैपिटल में हैव डिफरेंट काइंड्स एंड क्लासेस ऑफ शेयर्स। शेयर्स की डिफरेंट काइंड्स एंड क्लासेस हो सकती हैं। काइंड्स का मतलब क्या है? काइंड्स का मतलब है ऑर्डिनरी शेयर है, दो काइंड्स होती हैं, ऑर्डिनरी या प्रेफरेंस। ऑर्डिनरी शेयर है या कि प्रेफरेंस शेयर्स हैं। क्लास ऑफ शेयर का मतलब क्या होता है कि हर शेयर के अंदर डिफरेंट क्लासेस बना दी जाती हैं। क्लास ए, क्लास बी। जैसे मैं चाहता हूं मेरा ये जो 500 मिलियन शेयर कैपिटल है ना, इसके साथ, ये ऑर्डिनरी शेयर है, इसके साथ मैं प्रेफरेंस शेयर भी रजिस्टर करवा दूं। मैंने 1 मिलियन शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, 100 मिलियन प्रेफरेंस शेयर भी रजिस्टर करवा दिया। अब की बार ऑथोराइज शेयर कैपिटल क्लास में मेरा ऑथोराइज शेयर कैपिटल कितना होगा? 600 मिलियन, जिसमें से ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल कितना होगा? 500, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना होगा? 100। अब यहां पे एक चीज समझिए, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, ऑर्डिनरी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में क्या फर्क होता है? मैंने आपसे कहा, आपको मैंने शेयर और डिबेंचर का फर्क बताया था। डिबेंचर पे क्या मिलता है? इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट क्या है? हराम। पाकिस्तान में लोगों ने शोर कहा, आप पाकिस्तान के लोगों को जहन्नुम में लेके जाने का प्लान कर रहे हैं, अब हमें सूद खिलाएंगे। नहीं, सूद नहीं हमने खाना। कंपनी वालों ने कहा, अच्छा यार ये तो वाकई इंटरेस्ट इन्होंने कहा, डिबेंचर इश्यू करते थे, कोई नहीं लेने आता, क्या करें? उन्होंने कहा अच्छा एक काम करते हैं, नाम बदल देते हैं। उन्होंने नाम बदल के डिबेंचर, कंसेप्चुअली बता रहा हूं, असल में लीगली डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर में फर्क है, लेकिन वो फर्क समय हमारे सिलेबस से वो बिल्कुल बराए नाम थोड़ा सा फर्क है। उन्होंने कहा अच्छा डिबेंचर्स का नाम रख देते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। अब जब उसे प्रेफरेंस शेयर करके इशू किया, लोगों ने धड़ाधड़, उन्होंने कहा डिबेंचर तो नहीं है, कहा नहीं है, इसके ऊपर इंटरेस्ट तो नहीं मिलेगा, नहीं नहीं डिविडेंड मिलेगा। उन्होंने कहा ठीक है। अब डिविडेंड, नाम उसका डिविडेंड, लेकिन याद रखे इसके सारे काम वही है जो डिबेंचर वाले। क्यों? डिविडेंड, इस पे डिविडेंड फिक्स परसेंटेज होती है, कहते हैं इसको भाई जो भी फिक्स हो गया वो तो सूद हो गया, लेकिन यहां पे इसको हम क्या नाम देते हैं?
तो ये ध्यान में रखिएगा, ऑर्डिनरी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में वही फर्क है जो आपको लेक्चर के स्टार्ट में बताया था, शेयर और डिबेंचर का। जैसे ऑर्डिनरी, हाँ, लेकिन इनको कुछ राइट्स दिए जाते हैं। इनको प्रेफरेंस शेयर इसलिए कहा जाता है कि इनको कुछ ऐसे राइट्स दिए जाते हैं खसूसी, जो ऑर्डिनरी शेयर्स के पास नहीं होते, जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के पास नहीं होते। जैसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रेफरेंस किस लिए कहा जाता है? इनको कुछ प्रायोरिटी राइट्स मिलते हैं। कौन से प्रायोरिटी राइट्स मिलते हैं? पहला, जब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होगा पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को होगा, बाद में ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को होगा। जब कंपनी वाइंड अप होगी तो जो पैसे अगर बचते, एक्सेस सरप्लस पैसे बचते हैं, वो शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो वाइंडिंग अप पे जब रीपेमेंट होगी वो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को होगी और उसके बाद ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को। हाँ, लेकिन चूंकि ये डिबेंचर होल्डर है तो मुझे बताइए, एजीएम जो शेयर होल्डर्स की मीटिंग है उसको अटेंड करना, उसमें डिसीजन मेकिंग करना, उसमें वोट कास्ट करना, क्या ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा राइट? नहीं, ये तो कंपनी के मालिकान का राइट है, ऑर्डिनरी शेयर्स को राइट दिया जाता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर डिबेंचर होल्डर्स की तरह होते हैं। डिबेंचर होल्डर एजीएम को अटेंड, जनरल मीटिंग को अटेंड नहीं कर सकते, उसमें वोट कास्ट नहीं कर सकते। अब बताइए, प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल है, ऑर्डिनरी शेयर्स इरिडीमेबल। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड नॉर्मली फिक्स होता है, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स का वेरी करता है। अच्छा, प्रेफरेंस शेयर्स की भी क्लासेस हो सकती हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास, डिफरेंट क्लासेस हो सकती हैं। और ऑर्डिनरी शेयर की भी डिफरेंट क्लासेस हो सकती हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। अब यहां पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि ऑर्डिनरी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में तो हमें फर्क समझ आ गया। प्रेफरेंस शेयर्स वो हैं जिनको प्रायोरिटी राइट्स दिए जाते हैं।